Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics. Today we are going to discuss factor influencing incidence of taxation, elasticity of supply with the help of diagram. आप सभी जानते हैं कि टैक्सेशन वाली हमारी पब्लिक फाइनेंस की जो सीरीज़ स्टार्ट हो रखी है उसका पार्ट 6 हम कर चुके हैं। पार्ट 7 आज ही आएगा जिसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को करेंगे। इससे पहले वाला जो पार्ट 6 था उसमें हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के सारे डायग्राम के साथ हमने जो टैक्सेशन की शिफ्टिंग है, किस तरीके से बायर और सेलर पर कितना कितना बर्डन पड़ता है टैक्स का, वो सब हमने देखा था। आज हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के डायग्राम से इसको समझेंगे। ये देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करापात और करों का विवर्तन, यानी कि जो इंसिडेंस है और जो शिफ्टिंग है वो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर भी। जो वस्तु की पूर्ति की लोच है उस पर निर्भर करता है। उससे पता चलता है कि वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होने से सप्लाई में किस लिमिट तक परिवर्तन हो सकता है। किसी वस्तु की पूर्ति जितनी ज़्यादा इलास्टिक होगी उस पर लगने वाले टैक्स का अधिक भार क्रेताओं को उठाना पड़ेगा, सेलर को उठाना पड़ेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो हमने किया कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होती है तो बर्डन कौन उठाता है? सेलर उठाता है, बायर पर कम पड़ता है। तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ पर इलास्टिसिटी सप्लाई की ज़्यादा है तो यहाँ पर बायर को ज़्यादा उठाना पड़ेगा और सेलर को कम उठाना पड़ेगा जो बर्डन है टैक्स का। तो शिफ्टिंग क्या हो जाएगी यहाँ पर? अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़्यादा है तो यहाँ शिफ्टिंग ज़्यादा होगी। यदि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम है या बिल्कुल भी नहीं है तो टैक्स का जो ज़्यादा पार्ट है वो सेलर को उठाना पड़ेगा, शिफ्टिंग फिर कम हो पाएगी। ठीक है, तो इनको हम डायग्राम से देखेंगे। फर्स्ट डायग्राम है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक में मतलब ओ एक्स पे देखो हमने क्वांटिटी ली है, ओ वाई पर प्राइस है। परफेक्टली इलास्टिक जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कर्व है, एस एस कर्व, अगर ये पूर्ति लोचदार जो शिफ्टिंग है होती है, एस एस पूर्ण लोचदार पूर्ति वक्र है और डी डी मांग वक्र है। इसको हम आपको मैं बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक्स एक्स पे हमने क्या लिया है? क्वांटिटी, और वाई पर क्या है? टैक्स या प्राइस। टैक्स या प्राइस। पूर्ण लोचदार पूर्ति कर का जो शिफ्टिंग है वो क्या होगी वो हम देखेंगे। एस एस पूर्ति, ये देखिए एस एस सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल है। पूर्ति यहाँ पर पूरी तरह से इलास्टिक है। और डी डी क्या है? डिमांड कर्व है। ये डी डी डिमांड कर्व है। टैक्स लगने से पहले प्राइस कितना है? ओ पी। और एस वन टैक्स लगने के बाद क्या है? ये देखिए, टैक्स अगर लग गया तो एस वन हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया और एक नया पूर्ति वक्र आ गया एस वन P1K टैक्स लगने के बाद। ये देखिए, ये पहले इतना प्राइस था, यहाँ तक इतनी क्वांटिटी इतना प्राइस, लेकिन जब टैक्स लग गया तो ये देखिए प्राइस हमारा ये हो गया और क्वांटिटी हमारी क्या 1 हो गई। तो हम इनको नाम दे लेंगे, यहाँ पर P है और यहाँ पर P1। ठीक है, तो P1K टैक्स लग गया इतना, P1K ये टैक्स लगने के बाद का सप्लाई कर्व है और प्राइस बढ़कर कितना हो गया? P से P1। कर की सारी मात्रा यानी कि P1 कर जो P1K ये वाला जो पोर्शन है प्राइस बढ़ने के फॉर्म में, ये सारा का सारा प्राइस बढ़ा हुआ है तो किस पे जाएगा? बायर्स पर। क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर पे ही तो पड़ता है। तो बायर्स यानी कि जो परचेजर हैं, सारा का सारा भार किन पर पड़ा? क्रेताओं पर पड़ा। विक्रेताओं पर कुछ भी नहीं पड़ा, क्योंकि इलास्टिसिटी है सप्लाई की, वो अपनी मन मर्जी से सप्लाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हमें अगर ख़रीदना है तो हमें ख़रीदना ही है, तो हम ज़्यादा प्राइस पर भी हमें ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा भार किस पर पड़ेगा? क्रेताओं पर। उसके बाद है देखिए, इंसिडेंस अंडर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड सप्लाई। अब है परफेक्टली, मैं आपको एक डायग्राम और बताती हूँ। ये पूर्ण बेलोचदार परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, उसके बाद हम फिर इलास्टिक डिमांड एंड सप्लाई वाला करेंगे। अब ये देख लीजिए, यहीं पे बता देती हूँ आपको कि परफेक्टली इन इलास्टिक अगर सप्लाई कर्व है तो पूर्ति पूरी तरह से बेलोचदार है। डी डी डिमांड कर्व है। टैक्स लगने से पहले प्राइस कितना है? ओ पी। यदि वस्तु पर कर लगा जाएगा तो उत्पादक कीमत नहीं बढ़ाएंगे। उनको पता है कि डिमांड कहीं कम ना हो जाए, इसलिए वो सारा का सारा टैक्स खुद ही सहन कर लेते हैं। ओ पी
कीमत यही रहेगी, उसमें कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगी। जो भी टैक्स लगेगा वो अपने आप, क्योंकि उनको पता है हम सप्लाई में कोई चेंज नहीं कर सकते, जितनी है उतनी ही हमें जितनी डिमांड है उस पर बेचनी पड़ेगी, चाहे प्राइस अब टैक्स सारा का सारा खुद ही क्यों ना उठाना पड़े। तो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई में सारा का सारा भार कौन उठाता है? विक्रेता उठाता है। और परफेक्टली इलास्टिक में सारा भार को इस पे पड़ता है, क्रेता पर पड़ता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद है इलास्टिक डिमांड एंड सप्लाई। ये वाला जो डायग्राम है ये हम करेंगे इलास्टिक कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों ही इलास्टिक होती हैं, सप्लाई भी हमारी इलास्टिक होती है और डिमांड भी हमारी इलास्टिक होती है। तो ऐसा ऐसा डायग्राम हमने पहले भी किया था, इन पर बराबर बराबर भार पड़ता है। ठीक है, तो जब डिमांड और सप्लाई दोनों इलास्टिक हैं तो जो भी टैक्स का भार पड़ेगा वो, ये देखिए ई और टी, ये इतना टैक्स है, तो आधा कौन उठा लेंगे? बायर उठा लेंगे, और आधा कौन उठा लेंगे? सेलर। तो कर का केवल कुछ ही पार्ट है जो शिफ्ट होगा, ज़्यादा पार्ट शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये वाली जो टेबल है बड़े ध्यान से देखनी है कि जब डिमांड कर्व पूरी तरह से इलास्टिक होता है तो क्रेता पर भार कुछ नहीं पड़ता, लेकिन विक्रेता पर सारा भार पड़ता है। जब इलास्टिसिटी ज़ीरो होती है तो सारा का सारा भार क्रेता पर पड़ता है, उसको पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी ज़ीरो है, हम कहीं नहीं भाग सकते, तो विक्रेता पर कुछ भी भार नहीं पड़ता। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर दोनों दोनों बराबर हैं तो आधा भार क्रेता उठा लेगा और आधा विक्रेता उठा लेगा। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, इलास्टिसिटी की डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है तो क्रेता पर जो भार है वो कम पड़ेगा और विक्रेता को ज़्यादा उठाना पड़ेगा। लेकिन सप्लाई की इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो क्रेता पर ज़्यादा भार पड़ेगा और विक्रेता पर कम भार पड़ेगा। तो इस टेबल से और इससे पहले जो डायग्राम करवाए हैं इनसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से शिफ्टिंग हो सकती है टैक्स की, बर्डन बायर पे कितना और सेलर पे कितना। ठीक है, अब उसके बाद है नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन कि अलग अलग इंसिडेंट्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, मोनोपोली में क्या है। ये वाले डायग्राम और देख लेते हैं हम कि पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में एक उत्पादक वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं करता। पता है ना कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो प्राइस सेट हो गया वही होता है, अपने हिसाब से प्राइस को चेंज नहीं किया जाता। तो कर का जो भार है अगर टाइम पीरियड कम है तो सारा का सारा खुद उठाना पड़ता है, लेकिन अगर टाइम पीरियड ज़्यादा है, दीर्घकाल है, तो उत्पादक को सिर्फ नॉर्मल से प्रॉफिट मिलते हैं, इसलिए वो सारा का सारा भार अगर टैक्स का खुद उठाएगा तो उसको लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा तो उसको मार्केट छोड़ के जाना पड़ेगा, उत्पादन बंद करना पड़ेगा, इसलिए वो कुछ भार क्रेताओं पर भी टाल देता है। ठीक है, तो अब देखिए इस डायग्राम में यही दिखा रखा है कि ये डिमांड है और ये सप्लाई है। अगर टैक्स लगता है तो सप्लाई कर हमारा लेफ्ट साइड चला जाता है और के एल ज़्यादा पार्ट विक्रेता खुद उठाता है और कम पार्ट आर के, ये वाला पार्ट कुछ ना कुछ क्रेताओं पर भी डालता है। ठीक है, तो वो प्राइस की फॉर्म में बढ़ जाता है और ये पी से P1 अगर हुआ है तो ये टैक्स की फॉर्म में ही प्राइस बढ़ा है जो कि बायर ने उठाया है। ठीक है, तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में दीर्घकाल में कुछ भार क्रेता उठाते हैं, लेकिन अल्पकाल में सारा का सारा भार कौन उठाएगा? विक्रेता ही उठाएगा। तो टाइम पीरियड को ध्यान रखना है इसमें। अब इंसिडेंस अंडर मोनोपोली है। मोनोपोली में क्या होता है आपको पता है, मैं डायग्राम आपको ये बना के दिखाऊंगी कि मोनोपोली में हमारे जो डिमांड कर्व, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हमारे डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। ठीक है, और हमारा जो दोनों कंडीशन MC MR को नीचे से कट करके ऊपर की तरफ जाएगी और MC MR जहाँ बराबर होंगे वहाँ पर इक्विलिब्रियम सेट होता है। ये हमें कंडीशन पता है एक अधिकार मार्केट में। ठीक है, तो इनको हम एक बार देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। वैसे तो ये इसमें मैंने फ़ोटो भी लिया है जहाँ पर डायग्राम बिल्कुल अच्छे से बना हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, आप ध्यान से देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ। आप बार बार इसको वीडियो को पॉज करके या बार बार रिपीट इसको चला के आप डायग्राम को समझ सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? डिमांड, डिमांड को ही एवरेज रेवेन्यू बोला जाता है, और ये क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू, जो कि एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा स्पीड से गिरती है और ये नेगेटिव भी होती है, ज़ीरो भी होती है। और ये क्या है? MC, जो कि MR को नीचे से कट करके ऊपर की तरफ जा रही है, और यहीं से एक लाइन उठेगी जो कि प्राइस वाली लाइन हमारी डिटरमाइंड होती है OP, और ये हो गई है क्वांटिटी। अब अगर टैक्स लगता है तो जो MC ही सप्लाई कर्व जैसे होता है, मान लीजिए, तो सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा? टैक्स लगते ही हमारा जो सप्लाई कर्व है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, MC1 हो जाएगा। और ये MC1 अब MR को देखिए कहाँ पर कट कर रहा है, इस पॉइंट पर। पहले इस पॉइंट पर कट किया था, अब इस पॉइंट पर E1 पर कट कर रहा है ये, और ये देखिए प्राइस P से P1 हो गया बढ़कर। ठीक है, तो
एम आर सीमांत आय वक्र है, एक अधिकारी सी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि यहाँ पर ये ई पॉइंट पर हम कहेंगे ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि यहाँ पर एम आर और एम सी दोनों बराबर हैं। ठीक है, बुक में जो फोटो लिया गया है वहाँ यहाँ पर सी पॉइंट है, हम सी भी लिख सकते हैं इसको, इसको हम सी लिखेंगे तो इसको फिर हम बी लिखेंगे बुक के हिसाब से। और ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, E1 होगा, और ये वाला पहले वाला पॉइंट हमारा ई होगा। तो ये सी है, ये बी है, ये ई है, ये E1 है, ये ध्यान रखना है हमने। तो इस बिंदु पर ओ क्यू प्रोडक्शन है, ये देखिए सी पॉइंट पर ओ क्यू प्रोडक्शन है, ओ पी प्राइस है, लेकिन इस बी पॉइंट पर कर लगने के बाद एम सी 1 हो जाता है, उत्पादन कम होगी, कितना हो जाएगा, ओ क्यू 1 हो जाएगा इतना। और जो एकाधिकार के लाभ हैं वो पहले से कम हो जाएंगे, इसलिए वो टैक्स का कुछ पोर्शन कीमत बढ़ने के रूप में बायर पे डाल देता है, और कुछ पोर्शन वो लाभ की कमी होने के रूप में, ये देखो उसको कम बेचना पड़ेगा ना, तो उसको ये इतना सारा खुद उठाना पड़ेगा, और ये इतना सारा प्राइस की फॉर्म में फिर वो क्रेताओं पर डाल देगा। तो ये भी आपने एकाधिकारी प्रतियोगिता में कैसे एक डायग्राम बनेगा ये बिल्कुल ध्यान से देखना है। उसके बाद देखिए अपूर्ण प्रतियोगिता में इंसिडेंस क्या होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में एक वस्तु के बहुत सारे उत्पादक होते हैं, इम्परफेक्ट जो कंपटीशन होगा वहाँ पर वस्तुओं में भी अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पर जो डिपेंड करेगा शिफ्टिंग, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे करेगा, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इससे पहले वाले पार्ट में हम अच्छे से कर चुके हैं। तो जहाँ पर वस्तु की मांग की लोच जितनी ज़्यादा या कम होगी उसके हिसाब से टैक्स का बर्डन क्रेता और विक्रेता पर पड़ेगा। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या लॉ ऑफ रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट अगर होती है, जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं ना, तो वहाँ पर कॉस्ट कम होती है, उत्पादन बढ़ता है तो जो कॉस्ट है वो कम होती है। तो वस्तु की कीमत में अगर पूरा टैक्स भी जोड़ दें तो भी कोई ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ेंगे, इसलिए घटती हुई लागत और बढ़ते हुए प्रतिफल में देखा जाता है कि किस तरीके से टैक्स को शिफ्ट किया जा सकता है, वो हम देखेंगे। यहाँ देखिए ये इंसिडेंस अंडर डिमिनिशिंग कॉस्ट, अगर डिमिनिशिंग कॉस्ट है, घटती हुई लागत है, तो किस तरीके से टैक्स का बर्डन होगा। एसएस टैक्स लगने से पहले का कर्व है, घटती हुई लागत को दिखा रहा है, ये डिमांड कर्व को ई पॉइंट पे काट रहा है, और संतुलन बिंदु यहाँ पर ई है। ये देखिए ओ एक्स पे क्वांटिटी लिया है और ओ वाई पर प्राइस लिया है। यहाँ पर जो ये सप्लाई कर्व है ये डिमांड कर्व है। ठीक है, अगर टैक्स लग जाता है, तो एक नया पूर्ति वक्र होगा S1 जो कि डिमांड कर्व को M पर कट करेगा, पहले वाला E पर कट कर रहा था, तो ये क्वांटिटी थी पहले वाली, और जब टैक्स लगता है सप्लाई कर्व पीछे की तरफ चला जाता है, तो सप्लाई कम हो जाती है, प्राइस बढ़कर P से P1 हो जाते हैं। ठीक है, तो MR टैक्स लगने से कीमत में वृद्धि हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि टैक्स लगने के बाद जो कर का भार है वो कीमत के रूप में उपभोक्ता पर ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद है बढ़ती हुई लागत। अगर लागत बढ़ रही है, पहले ही प्राइस ज़्यादा होंगे, और अगर टैक्स भी बायर पे डाल दिया तो प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और वस्तु की मांग पे इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस अवस्था टैक्स का जो ज़्यादा पार्ट है वो विक्रेता को उठाना पड़ेगा, और कम पार्ट किसको उठाना पड़ेगा, एक बायर को। ठीक है, तो वस्तु की जो प्रति इकाई है KR टैक्स लगने के बाद कीमत में सिर्फ PP1 ये थोड़ी सी वृद्धि होगी, लेकिन क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। तो प्राइस सिर्फ थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ती हुई लागत पहले ही प्राइसेस ज़्यादा हैं। अब उसके बाद है समान लागत। अगर एक जैसी लागत है तो पूर्ति वक्र हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और जो टैक्स लगने के बाद सप्लाई कर्व S1 ऊपर की तरफ खिसक रहा है, उसके बाद संतुलन कीमत भी हमारी बढ़ जाएगी। तो कीमत में होने वाली वृद्धि क्या हो जाएगी, बिल्कुल बराबर होगी। सारा का सारा जो भार है वो किसको उठाना पड़ेगा, क्रेता को उठाना पड़ेगा, प्राइस बढ़ने की फॉर्म में, अगर समान लागत है तो। ठीक है, तो ये सारे के सारे डायग्राम हमने देख लिए हैं, बिल्कुल क्लियर हम कर लिया। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में कैसे डायग्राम बनेंगे, परफेक्टली मार्केट और मोनोपोली मार्केट इम्परफेक्ट में कैसे डायग्राम बनेंगे, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में कैसे बनेंगे। इस पार्ट में हमने सारे के सारे डायग्राम के थ्रू देख लिया है कि शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन कैसे होगा। आई होप आपको सारे डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हैं। आप प्लीज़ इनको कॉपी में बना बना के देखना, इससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि टैक्स का जो बर्डन है वो बायर पे कितना और सेलर पे कितना। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।